वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य फिर से लेके आया हूँ आज साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इंडियन आर्मी, रेलवे और एसएससी जीडी या बिहार दरोगा जो भी हो उन सब में काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन वर्तमान समय में ये जो क्वेश्चन उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उस तरह का क्वेश्चन डाला गया है जो कि आपके एनटीपीसी और रेलवे में, ये ग्रुप डी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नई वीडियो की सूचना आपको बगैर ढूंढे हुए मिल जाए अपने मोबाइल पे। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है ये सुपर फास्ट रिवीजन है। आपने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो उसमें आपका ये रिवीजन हो जाएगा और आज की क्लासेस में कोई टाइम नहीं ज़्यादा किल होगा आपका और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का आज का क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, ये रेलवे टारगेट बैच है और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन है। तो प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, आप सभी लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते वो जान लीजिए, कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है और यह 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको ध्यान में रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये 8 राज्य ध्यान में रहेंगे। मित्र पर गमछा झाड़, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और म से आप देख रहे होंगे, म से मिजोरम है, त्र से त्रिपुरा है, प से पश्चिम बंगाल है, र से राजस्थान है, ग से गुजरात है, म से फिर मध्य प्रदेश है, छ से छत्तीसगढ़ है और झ से झारखंड है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इस 8 राज्य के नाम। और इस 8 राज्य को ध्यान में रखने के लिए आपको बस केवल एक ट्रिक ध्यान में रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। अगर आप ऐसा ध्यान में रखते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि भारत के मध्य से होकर के जो रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, उनसे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और 8 राज्य का नाम यहाँ पे दिया गया है और उसको याद करने का ट्रिक भी मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए दे दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है। तो 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर। ये क्या है? आगे है। ठीक है, ये आग नहीं, आगे। ठीक है, आगे 5.5 घंटा आगे है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, कमल का फूल किस चीज़ का सूचक है। कमल संस्कृति एवं सभ्यता का सूचक है। ठीक है, कलम या फिर कमल, दोनों, या कमल आपसे पूछे या तो फिर कलम पूछे, दोनों में आप यही आंसर करेंगे। संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है कलम या कमल, दोनों। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अशोक स्तंभ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, आप यहाँ पे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो यह वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। और इसके रचयिता की बात करें तो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। एक बात ध्यान में रखना है कि रचयिता गीत जब भी कहे गीत तो आप कहेंगे कि नाम थोड़ा सा ऑडी लगता है, ऑडी मतलब थोड़ा सा पुराना नाम। तो चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। गीत कौन गाएगा? जो पुराने ख्यालात के लोग होंगे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये थोड़ा सा पुराना नाम लगता है, इसलिए जब भी गीत कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और गान कहेगा, राष्ट्रीय गान, तो जन गण मन। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको क्या, पत्रिका के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए, ध्यान में रखेंगे इसको भी। और उसके बाद अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा
विजय होती है। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? जब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो आप कहेंगे कि बरगद है, ठीक है। फाइकस बेंथालिसिस, फाइकस बेंथालिसिस, ठीक है। बेंथालिसिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसमें ठीक से दिखे नहीं, लेकिन आपसे जब भी पूछे कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे पहले ये कि बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष भारत का, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालिसिस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष। दोनों को मैंने इसलिए एक जगह कर दिया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से मैंने दोनों को। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का तो ये हो गया बरगद, और राजकीय वृक्ष जब पूछे आपसे तो आप कहेंगे पीपल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगला सवाल है, यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेरोलॉजी कहलाता है, यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन। अगला सवाल है, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, मेटालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेटालॉजी में अध्ययन किया जाता है धातु का, यानी कि मेटल का। मेटालॉजी मतलब धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं, इसीलिए मेटालॉजी मतलब मेटल में किसका अध्ययन किया जाता है? धातु का। अगला सवाल है, जियोफिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ये भूगर्भ में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक वस्तु, ठीक है। जियोफिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भ में वस्तुओं का अध्ययन। कैसी वस्तु? तो भौतिक, ठीक है। अगला सवाल, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और अगला है, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्का एवं धातु का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिक्का एवं धातु का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेनोलॉजी, ठीक है। चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे एक बार शेयर ज़रूर करेंगे, और आपको इसमें बताए गए कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, इस क्लास का लाभ उनको भी मिल सके और मेरी भी मेहनत ज़ाया ना जाए, मुझे भी ऐसा लगे कि मैं आपको बेहतर से बेहतर दे पाया हूँ, ठीक है। इसलिए इतना ज़रूर करना है, एक बार अपने मित्रों के बीच इसको शेयर ज़रूर करेंगे। और चलते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी मैंने कहा। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। किस यंत्र का उपयोग पनडुब्बियों में होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर दृश्य देखा जा सकता है? यानी कि यहाँ पे कहा गया कि पनडुब्बी होता है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन पानी के अंदर होते हुए भी बाहर की वस्तुओं को किस चीज़ की सहायता से देख पाता है? तो वो होता है पेरिस्कोप, ठीक है। समुद्र में जो नाव होते हैं, ये सबमरीन वगैरह, ठीक है, सबमरीन जो होता है समुद्र में वो क्या करता है, उसमें पेरिस्कोप लगा हुआ होता है और वो समुद्र के अंदर से ही बाहर देख सकता है। किसकी मदद से? पेरिस्कोप की मदद से, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ऊपर वाला सवाल नहीं दिख पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, नीचे वाला हम सवाल देख लेते हैं। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, AK एकेडमी GK GS क्लास, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा फिक्र नहीं करना है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, कृत्रिम मौसम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? कृत्रिम मौसम, आर्टिफिशियल अगर वेदर आपको क्रिएट करना है तो किसकी सहायता ली जाती है? तो क्रिप्टन की, ठीक है, क्रिप्टन की मदद ली जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्रिप्टन की मदद ली जाती है।
सॉरी क्रिप्टन नहीं है, यहाँ पे साइटोन है, ठीक है, साइटोन, साइटोन, ठीक है, साइटोन है, ध्यान में रखेंगे, ये क्रिप्टन नहीं है, साइटोन है, ठीक है। तो कृत्रिम मौसम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए साइटोन की सहायता ली जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगला है किसी गोल में लवण की, गोल नहीं होगा, घोल होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, घोल होगा, ठीक। किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लवण की मात्रा किसी भी घोल में सेलेनोमीटर के द्वारा, सेलेनोमीटर यंत्र के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है। किसी घोल में लवण की मात्रा कितनी चाहिए या कितनी मात्रा घुल सकती है, इसका निर्धारण सेलेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, पहला, हृदय की गति की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? हृदय की गति की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्डियोग्राम का, ध्यान में रखेंगे, कार्डियोग्राम का, हृदय की गति का जांच करने में कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, गैसीय दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो नैनोमीटर का उपयोग, गैसीय दाब मापने में नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने में एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, हृदय एवं फेफड़े की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। हृदय एवं फेफड़े की ध्वनि सुनने में किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। आप देखते होंगे वो जो आला होता है, आला जो लगाते हैं लोग, इसी का नाम है ये स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो हृदय की गति, आला को ही हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। पौधे पर ध्वनि का प्रभाव क्या कहलाता है? फोटोसोनिक कहलाता है। पौधे पर ध्वनि का प्रभाव फोटोसोनिक कहलाता है। उसका अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि कितने डिग्री का भूकंप था, ठीक है, इससे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है वायुयान की स्थिति पता करने में। आप देखते होंगे कि जिस तरह से यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे धरातल पे जो गाड़ी चलती है, तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट होता है, ठीक है, पुलिस कंट्रोल करती है। लेकिन ये जो वायुयान हवा में उड़ता है, तो हवा में वायुयान की स्थिति कैसे पता चलती है? रडार के माध्यम से, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोमीटर कहलाता है। बादलों की गति एवं दिशा मापने वाला यंत्र नेफोमीटर कहलाता है। अगला सवाल है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधे में वाष्प उत्सर्जन की दर निर्धारण करने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर का। अगला सवाल है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या मापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षणिक आवेश मापते हैं। क्षणिक आवेश मतलब कुछ समय का जो आवेश होता है उसको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। अगला सवाल है, रेडियो एवं वायरलेस टेलीग्राफी की खोज किसने की थी? तो जी मार्कोनी ने रेडियो एवं वायरलेस टेलीग्राफी की खोज की थी, ठीक है, जी मार्कोनी, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये फास्ट सीरीज क्वेश्चन है, तो आप इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपका रिवीजन के लिए क्लास है, ठीक। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अगर लगता है कि स्पीड है ज़्यादा, तो आप अपना स्पीड इसमें यूट्यूब में कम कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय दोनों की तरंगों का जो मात्रक है वो क्या है? एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल पूछा गया है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर कहलाती है। बल का जीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है, डायन, ठीक है। और न्यूटन, ये क्या है? एसआई मात्रक है। न्यूटन एसआई मात्रक है। बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डायन होता है, डायन, ठीक है, डायन।
ये डायन, ठीक है। लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछे बल का तो न्यूटन कहेंगे। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है, इसी में लोग बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डायन, लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछेगा, ऐसा ही मात्रक, तो आप कहेंगे न्यूटन, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी, तो R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरण की खोज की थी, ठीक है। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला सवाल है दृढ़ता गुणांक का मात्रक। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल है कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ये कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। फ्रेंड्स, ये साइंस स्पेशल क्लास है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब इस क्लास में मज़ा ना आए, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास है VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लास VVI है। आप अगर इसके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहाँ से आपके रेलवे में, चाहे वो NTPC हो या ग्रुप D हो, तो यहाँ से केवल इस वीडियो से 2 सवाल आपके निश्चित आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देख लें और अपना रिवीजन कर लें, ठीक है। केवल एक वीडियो से, चाहे ये वीडियो जितना भी लंबा हो, आपको 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आ जाएंगे, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करेंगे, देखेंगे ठीक से, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, इससे मैं आपको और बेहतर आपको दे पाऊँगा। चलिए अगला सवाल है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है, ठीक है। अगला सवाल है विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो ओम प्रति मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम प्रति मीटर होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है ज्योति फ्लक्स का मात्रक, तो ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, ध्यान में रखेंगे। और क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे, इससे ये एनर्जी मुझे मिलती है कि आप लोग को क्लास पसंद आ रही है, ठीक है। अगला सवाल है उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज से 2-3 सवाल यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। उत्प्लावकता का सिद्धांत, लीवर का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत, ये तीनों आर्किमिडीज ने ही दिए हैं। उत्प्लावकता आर्किमिडीज, लीवर का सिद्धांत आर्किमिडीज, आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत भी आर्किमिडीज ने दिया। हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है हेलीकॉप्टर का उड़ना। अगला सवाल आपसे पूछा गया प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो गति के प्रथम नियम से। और यह प्रथम नियम किसने दिया था, गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ और डाल दिया गया, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पर यहाँ पे पूछा गया है गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो प्रथम नियम से, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है यदि वस्तु की दूरी समय ग्राफ अक्ष होगा, ठीक है, अक्ष, ठीक है। यदि वस्तु की दूरी समय ग्राफ अक्ष के समांतर हो तो वस्तु होती है विराम में। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में और NTPC में मिलने वाले हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये काफ़ी टफ है या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। यदि वस्तु दूरी समय ग्राफ, यदि वस्तु की दूरी समय ग्राफ अक्ष के समांतर हो तो वस्तु होगी कहाँ पे, विराम में होगी। अगला सवाल है भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला सवाल है यहाँ पे अपकेंद्रीय बल कार्य करता है।
केंद्र से बाहर की ओर, अपकेंद्रीय बल। ये जो अपकेंद्रीय बल, आप जो कहते हैं कि कोने पे अगर किसी सड़क से जा रहे हैं और ऐसे मुड़ना है तो यहाँ पे आप गिरते क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और अपकेंद्रीय बल अंदर से बाहर की ओर लगता है, इस वजह से आप नहीं गिरते हैं, ठीक है, किसी भी मोड़ पे। और जब आप साइकिल चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं तो आप नहीं गिरते हैं, किस बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, जो कि अंदर से यानी केंद्र से, सेंटर से बाहर की ओर लगता है, ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भौतिक तुला से मापा जाता है द्रव्यमान, और भौतिक तुला से द्रव्यमान मापा जाता है, और यहाँ पे कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है, भार मापा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, द्रव्यमान और भार में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भार किसे कहा जाता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को क्या कहते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो हम माप करते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वो भार है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान क्या है, तो किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता करना ही क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इन दोनों बातों को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। ये दोनों बातें मैंने बता दी हैं, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आप AK एकेडमी आर्मी क्लास टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आर्मी नहीं है, AK एकेडमी क्लास, AK एकेडमी क्लास नाम से आप सर्च करेंगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका टेलीग्राम पे आपको PDF, आप उससे उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, घर्षण बल हमेशा गति के किस दिशा में कार्य करता है, तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहने का मतलब, जब भी घर्षण बल लगता है, जैसे कि मनुष्य जब चल रहा होता है तो मनुष्य के पैर और सड़क के बीच, ठीक है, उस सरफेस के बीच जहाँ चल रहा होता है वहाँ घर्षण बल लगता है। और यहाँ पे क्या क्या कहा गया, विपरीत दिशा में। जैसे कि आप आगे चलते हैं तो घर्षण पीछे की ओर लगता है, ठीक है, आप आगे चलते हैं तो घर्षण पीछे की ओर लगता है, यानी कि विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण आगे की दिशा में नहीं, पीछे की दिशा में लगता है, तभी हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो जूल है कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। अगला सवाल है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है तो व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाता है। देखिए, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि उसका भार बढ़ गया है, उसको ऐसा लगता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको आभास होता है कि हमारा भार बढ़ गया है जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अगला सवाल है, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो व्यक्ति का आभासी भार ऐसा घटा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका भार घट गया है, कम गया है, पर ऐसा होता कुछ नहीं है, बस उसको आभास ऐसा होता है, लिफ्ट में ऐसा होता है। और लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि एग्जाम में आए, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातों को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर